हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत सबसे पहले भारत पर मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र स्थल है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। ऋग्वेद में उल्लेखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है। हिंद अर्थात भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। वहीं आगे है, गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश भी है। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। 998 ईस्वी में मोहम्मद गजनी का शासक बना। सर हेनरी एलियट के अनुसार महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। भीमदेव प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था। आगे है, महमूद गजनवी का चंडेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी में हुआ। उस समय चंडेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। 999 से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनी या गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था, बल्कि मात्र लूटपाट करना था। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने महमूद गजनवी को यमीन उद दौला तथा आमीन उल मिल्ला की उपाधि प्रदान की। महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार उतबी था। उसने किताब उल यामिनी अथवा तारीख ए यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन, ज्योतिष और संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान अल बरूनी, तारीखे सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी, जिसे इतिहासकार लेन पुल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी, फारस का कवि उजारी, खुरासानी विद्वान तुसी एवं उनसुरी विद्वान असजदी और फारूकी प्रमुख व्यक्ति थे। वहीं आगे है, शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। वहीं आगे है, फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम
हिंदू सहायता। इसकी पुस्तक तारीख ए फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित थी। महमूद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। उसकी पुस्तक किताब उल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा देश का रहने वाला था। अल बरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा बड़ा मिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसने जगह जगह पर भगवद गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण को उद्धृत किया है। अल बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद की रचना की थी। सर्वप्रथम एडवर्ड सांची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया था। आगे है संस्कृत मुद्रा लेखन के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा में था। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था। क्या लिखा था? अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार नुरुपति महमूद। मध्य एशिया के शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ और 1205 ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूल राज द्वितीय या भीम द्वितीय ने अपनी योग एवं साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में अबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे पराजित कर दिया। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ कलमा अर्थात अरबी में खुदा हुआ है। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई थी। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वस्तुतः 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया था। बिहार और उत्तरी बंगाल के विजय के बारे में गौरी अथवा ऐबक ने सोचा भी नहीं था। इस कार्य को गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। उसने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य में बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला को तहस नहस कर राजधानी उदयपुर पर कब्जा कर लिया।
उसने 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नादिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में भारत ने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। प्रोफेसर हबीब के अनुसार तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। अब आगे है इसके प्रश्न को स्थायी चलते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। तो इसका उत्तर है ए 570 ईस्वी में। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहाँ पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। अब अगला प्रश्न है, मक्का कहाँ है। तो इसका उत्तर है डी सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, हिंद अर्थात भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था किसने। तो इसका उत्तर डी अरबों ने। ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरानुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देश के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है। भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। अब अगला प्रश्न है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था। तो इसका उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 ईस्वी में ही उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। इराक के हाकिम अल हिज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अब अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। तो इसका उत्तर है सी 712 ईस्वी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो इसका उत्तर है सी मोहम्मद बिन कासिम। प्रश्नगत विकल्पों में भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 8वीं सदी ईस्वी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ, किंतु उसका कोई अस्थायी परिणाम नहीं हुआ। अरबों का राज सिंध और मुल्तान के पूर्व में नहीं फैल सका तथा उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी। अब अगला प्रश्न है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। तो इसका उत्तर है सी अरब के। भारत पर सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ था। यह आक्रमण खलीफा उमर के समय में बम्बई के निकट थाने पर हुआ, परंतु यह आक्रमण असफल रहा। भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया। खलीफा अल वाजिद के शासनकाल में यह आक्रमण हुआ था। कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। इसने सिंध तथा मुल्तान को जीता था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन कासिम था, तो इसका उत्तर है सी अरब का। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। वह इराक के राजा अल हजाज का भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया उसकी आयु मात्र 17 वर्ष की थी। अब अगला प्रश्न है इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था, तो इसका उत्तर है ए अल्पतगीन। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी है। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज था, जिसका विस्तार हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको कथन और कारण दिए गए हैं और इसे देख करके आपको सही कोट का चुनना है। तो इसका सही उत्तर है सी अर्थात ए सही है परंतु आर गलत। तो आइए पढ़ते हैं ए को। तो ए में दिया गया है मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये बिल्कुल सही है। वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो ये गलत है क्योंकि ये केवल यहाँ लूटपाट करना चाहता था। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं बल्कि मात्र लूटपाट करना था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन चंडेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, तो इसका उत्तर है बी अर्थात विद्याधर। महमूद गजनवी का चंडेलों पर प्रथम आक्रमण 1019 से 20 ईस्वी में हुआ। उस समय चंडेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम स्रोतों से पता चलता है कि विद्याधर एवं महमूद के बीच किसी नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ था, किंतु इसका कोई परिणाम न निकला। इस युद्ध में विद्याधर ने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए युद्ध स्थल उपयुक्त न होने के कारण रात्रि के अंधकार में अपनी सेना को हटा लिया। मोहम्मद गजनवी भी लौट गया। इस प्रकार विद्याधर अकेला ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। मुस्लिम लेखकों ने उसे तत्कालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। विद्याधर ने कुछ हिंदू राजाओं का एक मित्र संघ बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य कन्नौज के शासक राज्यपाल को सजा देना था। उनकी दृष्टि में राज्यपाल ने मथुरा और वृंदावन जैसे तीर्थ स्थानों को लूटने वाले महमूद से बिना युद्ध किए हुए भागकर एक बड़ा अपराध किया था। इन राजाओं ने राज्यपाल पर आक्रमण कर उसे मार दिया। अब अगला प्रश्न है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो इसका उत्तर है बी उतबी। महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार उतबी था। उसने किताब उल यामिनी अथवा तारीख ए यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की। अब अगला प्रश्न है शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित है, तो ये स्टार मार्क्स है। तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। दिए गए प्रश्न त्रुटिपूर्ण है क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता न होकर फिरदौसी है और यह मोहम्मद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। इस प्रकार इसका संभावित उत्तर विकल्प बी होगा। जबकि फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए सब इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। यह कुछ समय तक अहमदनगर के शासक मुर्तजा निज़ाम शाह के दरबार में रहा तथा बाद में बीजापुर चला गया। इसकी पुस्तक तारीख ए फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित थी। अब अगला प्रश्न है शाहनामा का लेखक कौन था, तो इसका उत्तर है बी फिरदौसी। अगला प्रश्न है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था कौन, तो इसका उत्तर है सी अलबरूनी।
पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा देश का रहने वाला था। वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र। इन्हीं रुचियों ने उसे भारत की तत्कालीन धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ज्ञात प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उसने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया। उसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा ब्राह्मण की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसने जगह जगह पर भगवत गीता, विष्णु पुराण तथा वायु पुराण को उद्धृत किया है। अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक-ए-हिंद की रचना की थी। सर्वप्रथम एडवर्ड सांची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया था। अब अगला प्रश्न है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो इसका उत्तर है बी, अल-बरूनी। अगला प्रश्न है, अल-बरूनी भारत में आया था? तो इसका उत्तर है सी, 11वीं शताब्दी ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था कौन? तो इसका उत्तर है बी, अल-बरूनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल-बरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। अल-बरूनी एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया? तो इसका उत्तर है बी, भीमदेव। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम था। महमूद मंदिर से अतुल संपत्ति लूटकर वापस लौट गया। महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। अब अगला प्रश्न है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो इसका उत्तर है बी, महमूद गजनवी। संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रालेख अरबी भाषा में था तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा अर्थात देवनागरी लिपि में था। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था, अव्यक्तमेकम मुहम्मद अवतार नुरुपति महमूद। इस लेख के चारों तरफ अंकित लेख था, अव्युक्ता नाम अयाम टनकम हतो महमूदपुर संवतो 418। चांदी के इस सिक्के अर्थात दिरहम का वजन 3 ग्राम था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? तो इसका उत्तर है सी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ और 1205 ईस्वी तक वह साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। उसने 1175 से 76 ईस्वी में मुल्तान और उच्छ पर आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया और 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन की लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हुई, तथापि तराइन के दूसरे युद्ध अर्थात 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज की हार हुई और उसके साथ ही एक केंद्रीय मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित हुई जो बाद तक कायम रही। अब अगला प्रश्न है,
मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? तो इसका उत्तर है ए भीम द्वितीय। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज 11 या भीम द्वितीय ने अपनी योग एवं साहसी विधवा मां नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गौरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया। यह गौरी की भारत में पहली पराजय थी। अब अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका उत्तर है सी चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो इसका उत्तर है बी जयचंद्र। अब अगला प्रश्न है, 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो इसका उत्तर है बी जयचंद्र। अगला प्रश्न है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तो इसका उत्तर है बी तराइन का द्वितीय युद्ध। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर प्राप्त करें। तो इसका उत्तर है बी, अर्थात सबसे पहले मोहम्मद गजनवी आया, उसके बाद मोहम्मद गौरी और फिर चंगेज खां और लास्ट में तैमूर। सन 999 से 1027 ईस्वी के बीच मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। शहाबुद्दीन महमूद गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में हुआ और सन 1205 ईस्वी तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार अथवा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। चंगेज खां के आक्रमण का भय तब उत्पन्न हुआ जब 1221 ईस्वी में ख्वारिज्म शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र और उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगबर ने दिल्ली सल्तनत की ओर भागा। सुल्तान नसीरुद्दीन के शासनकाल में मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। अब अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो इसका उत्तर है ए, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है और दूसरी तरफ कलमा अरबी भाषा में खुदा हुआ है। अब अगला प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो इसका उत्तर है बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई। 1192 से 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया था। अब अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो इसका उत्तर है सी, बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1203 ईस्वी के मध्य में बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्क सेना ने राजधानी नादिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया
लक्ष्मण सेन ने भागकर पूर्वी बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। अब अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसका उत्तर है सी अर्थात बख्तियार खिलजी। अब अगला प्रश्न है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने? तो इसका उत्तर है ए बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए कथन और कारण पढ़ते हैं। तो कथन ए में बतलाया गया है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, ये बिल्कुल सही है। और कारण है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर ए होगा, अर्थात कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज स्थापित हुआ। भारत भूमि में अंदर तक प्रवेश पाने का प्रथम श्रेय गजनवी वंश के सुल्तान महमूद को प्राप्त हुआ, जबकि भारत में राज स्थापित करने का श्रेय संसवनी वंश के महमूद गौरी को प्राप्त हुआ। अतः स्पष्ट है कि कथन सत्य है। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव और उत्तरी भारत में एक भी शक्तिशाली और विस्तृत साम्राज्य न होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का कारण था। डॉक्टर एल श्रीवास्तव के अनुसार राजनीतिक एकता का अभाव, सामाजिक विभेद, ब्राह्मणवाद का उत्थान, नैतिक पतन और भारतीयों की तुलना में तुर्कों की राजनीति, सैनिक संगठन, साधन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ होना तुर्की सफलता के कारण है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। अब अगला प्रश्न है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? तो इसका उत्तर है ए अर्थात दसपुर शिलालेख। दसपुर शिलालेख कुमारगुप्त के शासनकाल का है। इस लेख में कुमारगुप्त का राज्यपाल वंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यहाँ से प्राप्त लेख में पटवाई श्रेणी अर्थात रेशमी सूत बनाने वाले की समिति तथा इंदौर लेख में तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। तो ये आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर दिल्ली सल्तनत के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।